सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को, अजीज मित्रों को और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग को मैं मेरे इस कोचिंग संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्याम क्लासेस से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, जितने भी बेटे बेटियां हैं, जितने भी साथीगण हैं, सभी से मैं इस कंपटीशन के दौर में एक बार फिर रूबरू हुआ हूं और मैं आपसे के साथ कुछ टॉपिक साझा करने आया हूं। देखो, आज का जो हमारा एक टॉपिक होगा, अब नियमित रूप से हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पढ़ाते हैं और उस महत्वपूर्ण बिंदु का नाम है दुर्ग स्थापत्य कला। देखो, एक शब्द के रूप में आप टॉपिक को जोड़ते हो और उसका नाम दुर्ग स्थापत्य कला। एक शब्द आता है और उस शब्द का नाम है दुर्ग। दुर्ग कहते किसे हैं? आप इस दुर्ग को एक शब्द के नाम से और संबोधन देते हो। इसे किला भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। किले के साथ साथ इसके साथ अगर आप एक शब्द जोड़ते हो तो आप इसको क्या कहते हो? गढ़ भी कहते हो। देखो, अगर एक बात देखी जाए तो आपने डिग्री पढ़ी है और उस डिग्री में आता है गुड, बेटर और बेस्ट शब्द, बेस्ट बेटर शब्द आता है। उसी तरीके से तीनों शब्द हैं कि यहाँ पर दुर्ग एक स्थिति है, वो स्थिति गुड की है। फिर उसका अगर किलेबंदी सुदृढ़ हुई है तो वो किला है, और जब वो एक बहुत विस्तृत रूप ले लेता है तो उस विस्तृत रूप के साथ क्या बन जाता है? गढ़ बन जाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान है और उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम है शुक्र, और उसने एक पुस्तक लिखी है शुक्र नीति। और शुक्र नीति पुस्तक में राज्य के आवश्यक 7 तत्व बताए गए, और राज्य के 7 आवश्यक तत्व के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बताए गए, उन महत्वपूर्ण तथ्यों में जैसे राजा है, राजा के साथ कोष है, मंत्री जो यानी एक महत्वपूर्ण पद होता है, वैसे कोषाध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में एक श्रेष्ठ पद के रूप में होता है। दुर्ग है, सुहत है, तो राजा है, कोष है, मंत्री है, सुहत है। उसके बाद में आपका जो दुर्ग है, ये एक राज्य के आवश्यक तत्व बताए गए हैं। राजा होना जरूरी है, तो राजा होगा तो उसके साथ राज्य का होना जरूरी है। एक निश्चित भूभाग जिसके पास हो, निश्चित क्षेत्रफल जिसके पास हो। अगर एक राजा है, राज्य है, तो उसके पास एक क्या होनी जरूरी है? सेना होनी जरूरी है। तो एक राजा का जरूरी है, राजा के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल का दायरा होते हुए एक राज्य होना जरूरी है। राज्य के साथ उसके साथ सेना होनी जरूरी है, कोष भी जरूरी है, मंत्री भी जरूरी है, सुहत भी जरूरी है और दुर्ग भी जरूरी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। तो शुक्र नीति में बताया गया कि एक रियासत के पास ये चीजें होंगी तब वो जाके एक सुदृढ़ बनेगा, और इन 7 चीजों में से एक प्रधान चीज आती है और उस चीज का नाम है दुर्ग। ऐसा माना जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो हैं वो कितने प्रकार के माने गए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 9 प्रकार के बताए। लेकिन एक विद्वान हुए जिसका नाम है कौटिल्य, और कौटिल्य का पूरा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य जो मौर्य वंश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, उस कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। एक बार एसएससी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो उसके अंतर्गत राजनीतिक विषय है, आर्थिक विषय है। तो लगभग बच्चे ये अंदाज लगाते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक विषय है, नहीं, इसका राजनीतिक विषय है। और कौटिल्य ने यह बताया कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दुर्ग जो हैं वो होते हैं। दूसरी बात देखिए, ये जो दुर्ग है उस दुर्ग में 4 प्रकार कौन से हैं कौटिल्य के? पहला एक शब्द है ओदल, जिसको आप एक शब्द के नाम से कहते हो जल। दूसरा एक शब्द आता है धान्वय, और जिसको आप कहते हो मरु। तीसरा जो आता है वो आता है वन, जिसको आप कह सकते हो एरण। और चौथा जो आपका आता है, चौथे दुर्ग के रूप में आता है गिरी, और जिसको आप कह सकते हो पर्वतीय दुर्ग आप कह सकते हो। कौटिल्य ने ये 4 ही बताए। ओदल दुर्ग, जल दुर्ग, जिसका उदाहरण आपका गागरोन का किला है। कौन सा किला है? गागरोन का किला है। और गागरोन का किला किस नदी पर बना हुआ है? काली सिंध व आहू नदी पर बना हुआ है। और काली सिंध और आहू नदी जो है
वो कहाँ प्रसिद्ध है? गागरोन क्षेत्र की प्रसिद्ध है। वहाँ पर खड़ी चट्टान में बना हुआ जो किला है वो गागरोन का किला है, जहाँ संत पीपा की छतरी बनी हुई है, जहाँ पर मीठे साहब की दरगाह बनी हुई है। और वहाँ पर यानी इसमें पृथ्वीराज राठौड़, राजस्थानी साहित्य के जो हीरोज हैं, उन्होंने यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी पुस्तक की रचना की थी, जिसे दुर्साहाड़ा नामक विद्वान ने 19वां पुराण कहा और 5वां वेद कहा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको साथ साथ पुटअप करने हैं। यहाँ पर एक धानवे किला है, इस किले को कौन से नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला। ये जो जैसलमेर का किला जिसको आप धानवे किला कहते हो, मरु किला कहते हो, जिसका निर्माण जैसल सिंह नाम के राजा ने करवाया था। और पीले पत्थरों से निर्मित ये किला जो है वो यानी कि स्वर्णगिरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। और ये जो किला जो क्षेत्र है वो धानवे किले के नाम से प्रसिद्ध रहा है। वन और एरण किले के रूप में आपके किले का उदाहरण आता है रणथंबोर का किला। और इस रणथंबोर के किले का निर्माण जो महेश्वर के ठाकुर रीतिदेव ने 9वीं सदी में करवाया था, और रंगनाथ राव का भी जिक्र आता है जिसने 944 में करवाया था। तो वन दुर्ग, एरण दुर्ग जिसका उदाहरण जो आपका है रणथंबोर का किला है, और गिरी दुर्ग, पर्वत दुर्ग का उदाहरण आपका जो यहाँ पर आता है वो कौन सा दुर्ग उदाहरण आता है? चित्तौड़गढ़। लेकिन शुक्र नीति में इन 4 के अलावा 5 किले और शामिल किए गए हैं। यानी शुक्र नीति के मुताबिक ये 4 तो है ही हैं, लेकिन 5 और शामिल किए गए। और 5 दुर्गों में जैसे आपका जैसे सैन्य दुर्ग आता है, जहाँ पर सैनिकों का विशाल प्रकोटा आता है। सहाय दुर्ग आता है यहाँ पर। सहाय दुर्ग का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भाई जो सुख सुविधाओं से संपन्न जो दुर्ग होता है। उसके बाद में स्थलीय दुर्ग यहाँ पर होता है। स्थलीय दुर्ग के रूप में जो दुर्ग शामिल होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे कुंभलगढ़ किला जो जरगा और रंगा की जो पहाड़ियाँ उसके अंतर्गत बना हुआ है, तो यहाँ पर पर्वतीय दुर्गों के रूप में यानी कि वो क्या होता है? शामिल होता है। और एक ऐसा दुर्ग जो राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे दुर्ग भी हैं जो राजस्थान की एक व्यवस्था या भौगोलिक परिदृश्य की व्यवस्थाओं के अनुसार होते हैं। जैसे देखिए, उसको आप एक शब्द कहते हो, जैसे आपका एक शब्द आता है पारिधि दुर्ग और एक शब्द आता है पारिख दुर्ग। ये 2 शब्द आपके एक साथ जुड़ते हैं। पारिख दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। और पारिध दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पत्थर का विशाल क्या होता है? प्रकोटा होता है। लेकिन ये जो पारिध दुर्ग और जो पारिख दुर्ग है, जैसे पारिख दुर्ग खाई का उदाहरण है, वो तो है भरतपुर का किला उदाहरण है। और पारिधि दुर्ग है विशाल प्रकोटा, चित्तौड़गढ़ के भी है, कुंभलगढ़ के भी है। तो पारिधि दुर्ग है वो इसमें भी आ जाता है, पारिधि दुर्ग पर्वतीय दुर्ग में भी आ जाता है। ये दोनों पर एक स्थान हो जाता है। तो इस तरीके से कितने हो गए? 4 ऑलरेडी पहले लिख रखे, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से कितने दुर्ग हो जाते हैं? 9 दुर्ग हो जाते हैं। अजीज मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, जितने भी भाई बंधु और बहनें इससे जुड़ी हुई हैं चैनल से, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर आपसे 4 तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। निम्न में से जैसलमेर का किला किस श्रेणी में आता है? तो धानव श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा किला जो है वो स्थलीय श्रेणी में आता है? तो नागौर और जूनागढ़ किले इसके अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा किला है जो जलदुर्ग का उच्चतम उदाहरण है? और उसके अंतर्गत उदाहरण गागरोन का भी आ सकता है, बटनेर का भी उदाहरण आ सकता है, बेसोरगढ़ भी आ सकता है। शुक्र नीति में राज्य के 7 आवश्यक तत्व हैं, उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? ये काफी क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो ये दुर्ग स्थापत्य है। भारतवर्ष में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? भारतवर्ष में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? तो सर्वाधिक दुर्ग जो है वो आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर आते हैं? आपके जयपुर क्षेत्र जो आपका है, उस जयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक दुर्ग आपके आते हैं। दूसरी चीज आपकी आती है, राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग आपका जो आता है वो दुर्ग आता है भटनेर का किला आता है। राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो अंतिम दुर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? 1733। ये 241/288 दोनों तिथियां आती है। कई जगह 241 है, कई जगह 288 है। बुकों की दोनों बात कर रहा हूं, आपको 288 करना है।
अंतिम दुर्ग जो है 1733 के अंतर्गत लोहागढ़, जो कहाँ बना हुआ है, भरतपुर में बना हुआ है। एक बात और क्लियर कर दूं आपकी कि ये दोनों जो दुर्ग हैं, ये दोनों दुर्ग किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन आप मिट्टी से बने हुए हैं, आप एक बात कहोगे मुझे, और आप ये कहोगे सर एक किला है अजमेर में, और उस किले का नाम अजमेर में जो है वो टोयगढ़ किला है, और टोयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, कर्नल टोड ने। तो सर ये तो बाद में करवाया, 1782 में तो इस महोदय का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, जो एसएससी में पूछा गया आपसे कि जेम्स कर्नल टोड का संबंध कहाँ से, स्कॉटलैंड से। तो कर्नल टोड ने जो टाइगढ़ का जो किला बनाया था बोसारगढ़ गांव क्षेत्र अजमेर में, जिसे बोसारगढ़ का किला भी आप इतिहास के अंतर्गत कहा जाता है। तो एक बात आपको यह, ये ब्रिटिश अधिकृत किला है, लेकिन अगर राजस्थान के व्यवहारिक परिदृश्य के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान के व्यवहारिक परिदृश्य में ये किले आपके इस तरीके से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरी बात, एक बात आती है कि राजस्थान के जो किले हैं, ये आपके सर्वश्रेष्ठ जो किले हैं, उन किलों में कौन कौन सी चीजें व्यवहारिक रूप से यानी कि आपके स्टार्ट होती हैं, व्यवहारिक रूप से आपको देखा जाता है। एक सबसे पहला जो होता है वो है नवकोटि, एक शब्द है, एक शब्द होता है जीव रेखा, एक शब्द होता है पासिब, एक शब्द होता है साबुत, एक होता है मजनिक, और मजनिक के साथ में जो साबुत क्षेत्र है, पासिब शब्द है, जीवरेखा शब्द है, नवकोटि शब्द है, ये सारे शब्द हैं वो किलों से संबंधित जो हैं वो जुड़े हुए यहाँ पर शामिल होते हैं। एक शब्द किले से संबंधित होता है जिसका अर्थ होता है कागमुखी, एक शब्द ये भी इसके साथ शामिल होता है। मैं इन सभी शब्दों के अर्थ आपको बताऊं कि इनके साथ आप कैसे जुड़कर इसको आप पढ़ सकते हो, उसे ध्यान से देखिए। नवकोटि, इस शब्द का नाम आते ही आप शब्द लिखोगे मारवाड़ में 9 एक जैसे किले हैं, एक जैसे किले हैं। उन मारवाड़ के 9 एक जैसे किलों को क्या कहा जाता है, नवकोटि कहा जाता है। जीव रेखा क्या होता है, जैसे किले से पूर्व है, किले से पूर्व है बनी छोटी चौकी के रूप में किला, छोटी चौकी के रूप का किला, उसको क्या कहते हैं, जीव रेखा। जैसे आपका किला है वो ये किला है, अब यहाँ ये रास्ता आता है तो यहाँ पर ये बना होता है, यहाँ पर सैनिकों का पहरा होता है। किसका पहरा होता है, सैनिकों का पहरा होता है। ध्यान से सुनिए, आराम से, कोई चीज के ऊपर जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज को समझने का फर्क होता है। जिस प्रकार का ना मोहब्बत एक पावन से एहसासों की कहानी है, जिसका कभी कबीर तो कभी मीरा दीवानी है। हमारी और आपकी आंख से झलकते आंसू, जिसके लिए अगर वो अगला समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। तो वही पढ़ाई पर लागू होती है कि आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पुटअप कर रहे हो तो बहुत अच्छा पुटअप आप दे रहे हो। तीसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, अब छोटी चौकी है, ये जीव रेखा कहलाती है, शिवों का पर। पासिब क्या होता है, ये आपका किला है और यहां पर क्या किया जाता है, ये मिट्टी का चबूतरा है, ये क्या पर है, चबूतरा। इसको आप किले का ये परकोटा है, ये मिट्टी का चबूतरा है। एक किले की आंतरिक गतिविधियों को देखने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक किले की आंतरिक गतिविधियों को देखने के लिए किले के समानांतर बनाया गया जो चबूतरा है, उस चबूतरे को क्या कहा जाता है, पासिब कहा जाता है। जैसे सन 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले के बराबर एक पासिब बनाई थी और वहां पर बैठकर संग्राम बंदूक से जयमल को घायल कर दिया था, वो पासिब थी। तो पासिब क्या है, एक किले के समानांतर मिट्टी का बना हुआ जो चबूतरा है, उस समानांतर मिट्टी के बने हुए चबूतरे को क्या कहा जाता है, पासिब कहा जाता है। एक साबुत, अगर आपने पद्मावत फिल्म देखी हो तो उस पद्मावत फिल्म के अंतर्गत जो गोले दागे जाते हैं, वो बख्तरबंदी जो गाड़ियां होती हैं, उस बख्तरबंदी जो गाड़ियां होती हैं उससे क्या की जाती है, उसे पत्थर बरसाए जाते हैं। तो साबुत क्या होता है, जब गोले दागे जाते हैं, गोले दागे जाते हैं उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए, जब गोले दागे जाते हैं उनसे सुरक्षा के लिए चमड़े के बने हुए जो यानी
चमड़े के बने हुए जो रक्षा कवच होते हैं उसको साबूत कहते हैं। जैसे किले के ऊपर गोला दागा गया तो वो चमड़े के होते हैं, उस चमड़े को खोल दिया जाता है तो गोला सीधा उस पर आके टकराता वहीं रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? साबूत कहते हैं। मजनी क्या कहते हैं? इसे बख्तर बंद गाड़ी कहते हैं। बख्तर बंद गाड़ी ये पद्मावत फिल्म में प्रयोग हुआ। गाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं और पत्थरों की किले पर बौछार की जाती है। किले पर क्या की जाती है? किले पर पत्थरों की बौछार की जाती है। पत्थरों की बौछार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो पत्थरों की बौछार जो की जाती है वो उनके द्वारा की जाती है। कागमुखी क्या होता है? हमारे बूढ़े बुजुर्गों से आप सुनते हो कि हमारा जो रहने का स्थान है वो गौमुखी होना चाहिए। गौमुखी और कागमुखी में क्या होता है? आगे से सकड़ा होता है और पीछे से चौड़ा होता है। कई बार बुजुर्ग कहते हैं नारमुखी, उसमें क्या होता है? आगे से चौड़ा होता है। जो नार होता है उसका मुंह चौड़ा होता है और पीछे से वो क्या होता है? सकड़ा होता है। उसको आप इतिहास में क्या कहा जाता है? कागमुखी। जो किला जो है आगे से क्या होता है? आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है। उस पीछे से जो चौड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? कागमुखी। अब कागमुखी किले का उदाहरण कौन सा है? तो आप इसके ऊपर एक शब्द लिखोगे और उस शब्द का नाम क्या होगा? जोधपुर का जो किला है वो कागमुखी है और ये सारी चीजें उसके अंतर्गत शामिल होती है। किले के प्रमुख शब्दावली में क्वेश्चन आते हैं। मेरे बच्चों एक बात यहां जरूर मैं आपसे बताना चाहूंगा, जितनी बेटियां इस चैनल से जुड़ी हुई हैं, जितने बेटे इससे जुड़े हुए हैं, जितने साथी जुड़े हुए हैं, जितने परम मित्र जुड़े हुए हैं, ये सारे बच्चों से एक बात मैं आपसे चाहूंगा। आप ये कहोगे सर जैसे आपने महाराष्ट्र में किलों की बात की, पासिब की बात की, मैगजीन की बात की, आपने साबुत की बात की, आने वाला समय आपसे पूछेगा। कंपटीशन को हल्का मत कीजिए। कंपटीशन में पढ़ाई गई चीजें उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई रोचकता नहीं होती। रोचकता वही है जो जिंदगी बनाए। तो इस बात के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज है, राजस्थान का एक किला हम आपको पढ़ाते हैं और उस किले का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला। ध्यान से देखना, एक एक शब्द को देखना, बड़े ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत असंख्य क्वेश्चनों के रूप में ये चीजें आपको पढ़ाऊंगा, उसे ध्यान से देखिए। पहली बार ये आता है कि चित्तौड़गढ़ ये पुराने नाम में किसके नाम से प्रसिद्ध था? तो एक शब्द लिखेंगे सीवी जनपद, ये याद रखना। और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, जिसको आप कह सकते हो मझेमिका। आप इसका दूसरा नाम था सीवी जनपद का, वो था प्रगावट। ये मध्यमिका उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है, जो सीवी जनपद की राजधानी है, मध्यमिका प्रकावट, जो इस क्षेत्र विशेष में शामिल होता है। इस चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो एक अभिलेख का नाम आपको यहां लिखना है, जिस अभिलेख का नाम है कुमारपाल अभिलेख। और कुमारपाल अभिलेख में एक बात कही गई है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन यही प्रश्न जब 2014 की सेकंड ग्रेड में जब शामिल हुआ तो इस प्रश्न को यानी कि उच्च न्यायालय का निर्णय मानना पड़ा था। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि अगर आप राजस्थान अध्ययन पढ़ते हो तो उसमें अध्ययन में लिखा हुआ कि कुमारपाल अभिलेख में इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। लेकिन कालूराम शर्मा व्यास की पुस्तक पढ़ते हो तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। यह द्वंद्व का प्रश्न है, लेकिन कुमारपाल अभिलेख में इसके निर्माता कौन कहे गए? चित्रांगद मौर्य कहा जाता है। इस चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके किनारे हुआ है? चंबल व यानी कि दूसरी जो गंभीर और चंबल नदी जो है उसके किनारे जो चंबल व वो है गंभीर नदी है, गंभीर व बामनी नदी के मुहाने पर है। मैंने अभी चंबल बोल दिया था, थोड़ी सी त्रुटिवश। गंभीर व बामनी नदी के मुहाने पर यह किला आपका बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। आप एक नोट लगा के यहां हमेशा जिंदगी में याद रखना, 4 पहाड़ियों के नाम ऐसे हैं जो आपको जीवन में कंपटीशन के दौर में आपको बताए जाएंगे। क्या बात बताए जाएंगे? एक पहाड़ी आती है तिरकुट, ये तिरकुट। एक पहाड़ी आती है चित्रकूट, एक पहाड़ी आती है चिड़ियाकूट। ये कई शब्द इसके साथ जुड़े हुए। तिरकुट पहाड़ी पर ही बना हुआ कौन सा किला? जैसलमेर का किला बना है। और तिरकुट पहाड़ी पर ही कौन सा किला बना हुआ है? करौली का किला बना हुआ है। कौन सी है? करौली में भी है तिरकुट पहाड़ी। चित्रकूट पहाड़ी पर जो किला बना है उस किले का नाम क्या है?
चित्तौड़गढ़ में। और चिड़ियाकूट ये एक योगी थे, संत थे, महात्मा थे, और ये चिड़ियाकूट पहाड़ी जिस पर वो तपस्या करते थे उस पर जोधपुर का किला बना है, मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। मैं आपसे एक चीज और यहां पर बताऊं कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला उसको राजस्थान में क्या क्या कहा जाता है। इस चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। दूसरी बात, इसे दक्षिण व पूर्व का द्वार कहते हैं, पूर्व का द्वार कहते हैं। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खिजराबाद कहा जाता है। इसे व्हेल मछली की आकृति पर बना हुआ किला कहते हैं, व्हेल मछली की आकृति का किला था। इसे लिविंग फोर्ट फर्स्ट कहते हैं, लिविंग फोर्ट सेकंड जो है वो जैसलमेर का किला है, तो आप इसको कहेंगे लिविंग फोर्ट फर्स्ट। सेकंड आए तो उसमें आपको क्या लिखना है, जैसलमेर का किला लिखना। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा, अबुल फजल ने कहा, क्या कहा, गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़, गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़, गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ैया का मतलब होता है जिसको कोई किले में नहीं है, ये एक बड़ा किला है, श्रेष्ठ किला है, लेकिन ये तो छोटे, उसके आगे गढ़ैया है, बाकी तो उसको किला आप कह ही नहीं सकते। तो गढ़ तो केवल चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इसके नाम के साथ ये शब्दावली जो आपके अबुल फजल जो है वो इसके साथ यानी जोड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किला जो है, उस चित्तौड़गढ़ किले में इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता, इस पर अगर आपको एक बात पूछी जाए, पहला आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण किया वो किसने किया, जेत्र सिंह ने। जेत्र सिंह ने पहली बार इसके ऊपर आक्रमण किया था, या जेत्र सिंह इस पर आक्रांता था। जेत्र सिंह जब आक्रांता नहीं थे, जेत्र सिंह शासक थे, सॉरी, भूतला का युद्ध इल्तुतमिश के बीच हुआ था जब पहली बार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था दिल्ली की ओर से। दूसरी यहां पर एक शब्दावली आती है कि चित्तौड़गढ़ जो किला है, उस चित्तौड़गढ़ किले पर जेत्र सिंह के द्वारा पहली बार जब आक्रमण किया गया था, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है, तो आप एक यहाँ शब्द लिखोगे आधुनिक निर्माता, और आधुनिक निर्माता है उसका नाम क्या है, उस आधुनिक निर्माता का नाम है कुंभा। उसका क्या नाम है, कुंभा। इस चित्तौड़गढ़ किले की जो गोड़ाई आती है वो कितनी आती है, 8 जो आपकी किलोमीटर है, या आप कह सकते हो 8 किलोमीटर इसकी जो गोड़ाई आती है, या आप इसका पूर्ण विस्तार कह सकते हो। और इसकी चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाती है तो चौड़ाई आपकी जाती है 2 किलोमीटर आती है। फिर तीसरी चीज आती है, 2 चीजें ये हो गई, ये जो किला ये समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल जो है उस समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर है। एक शब्द आ गया आपके सामने, और समुद्र तल। देखो बच्चों, एक बात है, मैं किसी शब्द को छोड़ता नहीं, मेरा एक लक्ष्य रहा हमेशा कि वास्तव में कि आपको जो चीजें वो पूरी पढ़ाई जाए। आपके सामने एक प्रश्न आ गया, यहाँ पर एक नूतन प्रश्न आपका आ गया कि सर समुद्र तल क्या है, समुद्र तल किसे कहते हैं। देखो, समुद्र की 2 इकाइयां होती है, एक होती है ज्वार और एक होती है भाटा। समुद्र तलीय क्षेत्र में पानी का उच्चतम स्तर तक आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है, और यानी कि निम्नतम स्तर पर पीछे बढ़ना भाटा कहलाता है। तो समुद्र तल किसे कहते हैं, जो ज्वार की अधिकतम और भाटे की न्यूनतम स्तर जो जहां तक जाता है उसको एक औसत निकाला जाता है, और उस औसत शब्द को क्या कहा जाता है, समुद्र तल कहा जाता है। उस समुद्र तल की गहराई से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1850 फीट की ऊंचाई पर आपका ये किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र जो आपका है, इस चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में क्या क्या चीजें आपकी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो आपका आता है पाडन पोल, और पाडन पोल जो क्षेत्र है उस पर बाघ सिंह रावत का स्मारक बना हुआ है। बाघ सिंह रावत का स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ। पाडन पोल के बाद में दूसरा भैरव पोल, और भैरव पोल के ऊपर क्या बना हुआ है, कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कल्ला जी की छतरी बनी हुई है।
और कल्लाजी की छतरी है, ये कल्लाजी 4 हाथों के लोक देवता थे, 2 सिर के लोक देवता थे, मीरा जी के भतीजे थे, मीरा जी के छोटे चाचा आस सिंह के पुत्र थे। इनका प्रसिद्ध स्थल सुमेलिया डूंगरपुर में है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ किले में है। किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट दे या किसी व्यक्ति के रेबीज रोग हो जाए, भूत पिशाच का प्रभाव हो जाए, तो इसकी झाड़ फूक लगाई जाती है कल्लाजी की। और कल्लाजी की छतरी भैरव पोल पर बनी हुई है। उसके बाद राम पोल, जिस पर फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? फत्ता सिसोदिया जो है उसकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन गणेश पोल, अन्य जो इसके रास्ते हैं, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, ये जो यानी कि इसके प्रमुख प्रतिष्ठित रस जो है वो प्रमुख इसके क्या है? गेट हैं। तो यानी पाडन पोल, भैरव पोल, राम पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और हनुमान पोल, ये प्रसिद्ध इसके किन में आते हैं? रस्तों के अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जो यानी कि इसके प्रमुख जो हैं वो यानी कि इनके रस्तों के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो अब एक शब्दावली आपकी और शुरू होती है और वो शब्दावली के अंतर्गत ये शब्द यहाँ पर आपके दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नाम इसके साथ जुड़ता है कि जैसे ये जो आपके 6 गेट आपके प्रमुख लिखे हुए हैं, पाडन पोल, राम पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, ये हल्ला पोल, ये जो आपके यानी कि यहाँ पर जो गेट लिखे हुए हैं, ये आपके टोटल चित्तौड़गढ़ जो किला है उस चित्तौड़गढ़ किले के क्या हैं? दरवाजे हैं या उसके गेट में ये क्या होते हैं? शामिल होते हैं। फिर एक चीज आती है कि इस किले को सर्वाधिक साकों वाला किला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक साकों का किला कहते हैं। साकों का किला, त्याग व बलिदान का किला, त्याग व बलिदान का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सर्वाधिक साकों का किला कहते हैं, इसे त्याग और बलिदान का किला कहते हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या होती है? शामिल होती है। देखो चित्तौड़गढ़ किला है, इस किले में बहुत सारी दर्शनीय चीजें देखी जा सकती हैं, इसमें एक ऐतिहासिकताएं देखी जा सकती हैं और इस किले के साथ एक गौरव जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं, उसे देखिए। इस किले के अंतर्गत किसकी छतरी बनी हुई है? रैदास की छतरी बनी हुई है। इस किले के अंतर्गत कौन सा महल है? नवलखा भंडार महल है। इसमें कौन सा मंदिर है? तुजला भवानी का मंदिर है। इसके अंतर्गत कौन है? त्रिभुवन नारायण मंदिर है। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको आप क्या कह सकते हो? भोज मंदिर है। कुंभ स्वामी का मंदिर है, कुंभ स्वामी का मंदिर है। यहाँ पर कुंभ स्वामी के अलावा श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी के अलावा यहाँ पर सतविसी जैन मंदिर हैं। सतविसी जैन मंदिर के अलावा बादल गोरा के महल हैं, बादल गोरा के महल हैं। तेल और घी की बावड़ी है, तेल व घी की बावड़ी है। हरामियों का बाड़ा है, हरामियों का जो यहाँ पर क्या बना हुआ? बाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर तेल घी की बावड़ी बनी हुई है, हरामियों का बाड़ा बना हुआ। जयमल फतह के महल हैं, जयमल व फतह के महल हैं। बाघ सिंह रावत का स्मारक है, बाघ सिंह रावत का स्मारक है। यहाँ पर फतह सिसोदिया का स्मारक है, फतह सिसोदिया का स्मारक है। यहाँ पर कल्लाजी की छतरी है, कल्लाजी की जो छतरी बनी हुई है। यहाँ कालका माता का मंदिर है, कालका माता का मंदिर है। यहाँ पर विजय स्तंभ है, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ जो जैन धर्म से संबंध रखता है, जैन धर्म। ये काफ़ी ऐतिहासिकता और भी बची हुई है, लेकिन ये बोर्ड पे समझा दूं, एक एक की डिटेल, एक एक की पूरी डिटेल बताऊं। पहला देखिए, रैदास पर एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास मेघवाल जाति के थे
और रैदास जी तो थे वो मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे, मीरा के शैक्षणिक गुरु गजाधर थे जो मेड़ता के रहने वाले थे। विवाह के उपरांत मीरा उसे अपने साथ ले गई थी। मीरा जिसका बचपन का नाम प्रेमल था, और मीरा की शादी 1516 ईस्वी में भोजराज जी के साथ हुई थी, और खातौली के युद्ध में भोजराज जी घायल हो गए थे 1517 में, 23 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो रैदास जी जो हैं वो उनकी छतरी बनवाई थी मीरा के कहने पर चित्तौड़गढ़ किले में। नवलखा भंडार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ने वाले राजकुमार की एक दासी थी पुतल दे, और उस दासी से उसे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था बनवीर, जिसने चंदन की हत्या की थी पन्नाधाय के पुत्र की। और वो जो यानी कि बनवीर था उसने एक नवलखा महल बनाया जिसको एक छोटा किला भी कहते हैं, इसे एक चित्तौड़गढ़ का छोटा किला कहते हैं, नवलखा महल। लेकिन कुछ क्वेश्चन और बताऊं आपको। इस नवलखा पर 4 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो नवलखा झील कहाँ है, और एक नवलखा बावड़ी कहाँ है, एक नवलखा किला कहाँ है, एक नवलखा बाग कहाँ है, और एक नवलखा जो आपका है वो हार कहाँ का प्रसिद्ध है। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो नवलखा झील प्रसिद्ध है, ये नवलखा झील जो प्रसिद्ध आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। और नवलखा जो बावड़ी है ये डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। नवलखा किला झालरा पाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। नवलखा बाग हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, और नवलखा हार जयपुर का प्रसिद्ध है। ये चीज जयपुर की प्रसिद्ध है, ये हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है, ये झालावाड़ की प्रसिद्ध है, ये बावड़ी जो आपकी है वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, और झील बूंदी की प्रसिद्ध है, और महल जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ नवलखा दरवाजा पूछ ले तो दरवाजा प्रसिद्ध है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, रणथंबोर का प्रसिद्ध है। इस दरवाजे के 3 हिस्से थे जो मैं आपको रणथंबोर पे पढ़ाऊंगा, अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलीय दरवाजा, और यानी कि जो मुख्य दरवाजे के रूप में जो चौहानों के द्वारा बनाया गया था वो जो एक श्रेष्ठ रूप से था, जिसे नवलखा का प्रथम भाग के रूप से, या नवलखा भी आप उसको कह सकते हैं। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है तुजला भवानी। ये कौन थी? ये शिवाजी की कुलदेवी थी। किसकी कुलदेवी थी? शिवाजी की कुलदेवी थी। और शिवाजी की जो कुलदेवी थी तुजला भवानी का मंदिर, यह भी किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। कुंभ स्वामी का मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और त्रिभुवन मंदिर, जिसको आप समाधीश्वर मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, भोज मंदिर, जो यानी कि किसका मंदिर है? भव्य त्रिभुवन मंदिर, वो भगवान विष्णु का मंदिर है। श्रृंगार चौरी, ये पहले एक जैन मंदिर था। पहले क्या था? ये जैन मंदिर था। और ये जैन मंदिर किसको समर्पित था? शांतिनाथ को समर्पित था। किसको समर्पित था भाई? शांतिनाथ को समर्पित था। शांतिनाथ जैन धर्म के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। लेकिन इसका नाम श्रृंगार चौरी कैसे पलट गया वो देखिए, इसकी डिटेल क्या आती है कि श्रृंगार चौरी कैसे बन गया। राणा कुंभा थे, और राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई, जिसको इतिहास में क्या कहा जाता है? वागीश्वरी कहा जाता है। इस अपनी पुत्री रमाबाई वागीश्वरी के लिए क्या किया था? उसने शादी के लिए मंडप बनवाया था। शादी के लिए मंडप बनवाया था। किसने बनवाया भाई ये मंडप? ये मंडप बनाया कुंभा ने अपनी पुत्री किसके लिए? रमाबाई के लिए ये मंडप बनवाया, और इस मंदिर को तुड़ा दिया, और इसका नाम श्रृंगार चौरी रख दिया। लेकिन इस श्रृंगार चौरी के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे वो वेलका थे। और वेलका कौन थे? कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र थे। कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र थे, यानी उससे बनवाया। कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी के लिए यहाँ पर जो जैन मुनि आदिनाथ को समर्पित जो मंदिर था उसको तुड़वाया, और तुड़वा कर उसे एक श्रृंगार चौरी का रूप दिया, जिसके वास्तुकार वेलका थे, जो कुंभा के कौन थे? कोषाध्यक्ष थे। श्रृंगार चौरी कहलाई है। लेकिन श्रृंगार चौकी पूछ ले, ध्यान रखना बच्चों, श्रृंगार चौकी पूछ ले तो श्रृंगार चौकी के अंतर्गत आपको यह बात लिखनी पड़ेगी कि श्रृंगार चौकी के अंतर्गत तख्त सिंह ने निर्माण करवाया था, जो मेहरानगढ़ के किले में। और तख्त सिंह जो 1857 की क्रांति में शासक थे, उसके बाद के जितने भी राजा हुए हैं
उन टोटल का राज्याभिषेक वहीं पर हुआ करता था। सतबिसी जैन मंदिर है, ये भगवान आदिनाथ के जैन धर्म के 20 छोटे छोटे मंदिर हैं, 20 छोटे जैन मंदिर हैं, उसको सतबिसी जैन मंदिर कहा जाता है। बादल और गोरा रानी पद्मावती के चाचा और भतीजा थे बादल गोरा, और वो चाचा भतीजा थे, उसने अपने प्राणों की आहुति दी थी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए, तो उनके महल यहाँ पर बने हुए हैं। तेल और घी की बावड़ी भी इस किले की शोभा। हरामियों का बाड़ा इस किले का एक दर्शनीय स्थल है। जयमल और फतेह कौन थे? ये जयमल थे मीरा के चाचा। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि भाई मीरा के दादाजी का नाम था राव दुद्धा, और राव दुद्धा के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था रतन सिंह, जिसके मीरा एक ही लड़की थी, और छोटा पुत्र था आस सिंह। उस आस सिंह जो थे, उस आस सिंह के यानी कि एक तो यहाँ पर थे कल्लाजी, जो उसके आस सिंह के जो पुत्र थे कल्लाजी, और एक जो थे वो जयमल थे। तो ये जयमल और दूसरे जो कल्लाजी जो थे वो आस सिंह के पुत्र थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक मीरा के चाचा थे जयमल जो थे, जैसे रतन सिंह उसके पिता का नाम है, उसी तरीके से आस सिंह और जयमल, आस सिंह के पुत्र थे कल्लाजी, और जयमल उसके चाचा थे। और ये जयमल किसकी शरण में आ गए थे? ये जयमल आ गए थे महाराणा जो उदय सिंह, उनकी शरण में आ गए थे। अब ये फत्ताकार, इसका क्या संबंध है? ये फत्ता जयमल का बहनोई था। जयमल का क्या था? बहनोई था। बाघ सिंह रावत, जिसके नेतृत्व में रानी कर्णावती ने यानी कि 1534 में बहादुर शाह से संघर्ष किया था, वो बाघ सिंह रावत था। फत्ता सिसोदिया, ये ऊपर मैंने बताया, कल्लाजी जिन्होंने अपने कंधों पर लेकर जयमल को युद्ध लड़ा। अब मैं आपको विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की कुछ डिटेलें और आपके साथ साझा करता हूं, और उसे बड़े ध्यान से आप देखिएगा। आपके एक नाम यहां पर जुड़ता है जिसको आप कहते हैं कीर्ति स्तंभ, दूसरा नाम उसके साथ आप जोड़ते हैं विजय स्तंभ, तीसरा नाम आप जोड़ते हैं विक्ट्री टावर, चौथा नाम जोड़ते हैं कि इसे राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, पुलिस का प्रतीक, और इसको आप जोड़ते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक, शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। पहली दीवार है राजस्थान की जिस पर डाक टिकट जारी, दीवार पर डाक टिकट जारी हुआ 1949। 1 रुपए का डाक टिकट था, उस समय कम था, फिर बढ़ा दिया गया। दीवार पर डाक टिकट यहाँ पर जारी हुआ है। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ भी कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है जो उसके बाजू पर लगा होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक बनाया गया 1958 में, और दीवार पर डाक टिकट जारी हुआ 1949 में। ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसके सामने भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर है। और उस विष्णु मंदिर के कारण एक इतिहासकार है जिसका नाम है उपेंद्र नाथ डे। कौन से इतिहासकार हैं? उपेंद्र नाथ डे हैं। उस उपेंद्र नाथ डे नामक इतिहासकार ने इसका नाम विष्णु ध्वज रखा, जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है कि विष्णु स्तंभ किसे कहा जाता है। ये जो कीर्ति स्तंभ है ये 122 फुट ऊंचाई है इसकी। क्या भाई? ऊंचाई है। और 35 फुट वर्ग फुट के अंतर्गत यानी जो इसका है वो यानी कि इसका चबूतरा बना हुआ है। इसकी मंजिल कितनी है? इसकी 9 मंजिल है। तीसरी मंजिल में कि इसके अंतर्गत 2 शब्दावली आपके आते हैं कि तीसरी मंजिल के अंतर्गत कोई मूर्ति नहीं है। इस पर क्या लिखा हुआ? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अल्लाह। 5वीं मंजिल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। 5वीं मंजिल में क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है 5वीं मंजिल में। 5वीं मंजिल के बाद में एक शब्द और आता है यहाँ पर, और 5वीं मंजिल के बाद में एक आता 8वीं जो मंजिल है। 8वीं मंजिल में भी कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है, खाली है। 9 बार अल्लाह क्यों लिखा गया? जब औरंगजेब की शादी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से होने वाली थी और उससे शादी कर ली थी राज सिंह ने, तो राज सिंह ने शादी कर ली, तो शादी का मुख्य कारण था कि विधर्मी से वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए यानी उसने मंदिर तोड़ने शुरू किए थे। कीर्ति स्तंभ को बचाने के लिए तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखवा दिया था ताकि उस पर वो आक्रमण ना करे। इसको कई जगह दिया हुआ 8वीं मंजिल, वो गलत लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसको लिखने का काम जो किया है वो किसने किया? जो पटवारी के एग्जाम में 2013 में आया था,
अत्रि ने शुरू किया और उसे पूर्ण किसने किया? महेश भट्ट ने किया था। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत जो यानी महाराणा कुंभा, बप्पा रावल जो हैं, इन सारों की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख इसके अंतर्गत दिया हुआ है। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की 9वीं मंजिल टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण 1854/1911 विक्रम संवत के अंतर्गत किसने करवाया था? स्वरूप सिंह नाम के राजा है, उसने करवाया था। कीर्ति स्तंभ पर एक भी मूर्ति लगी नहीं है, टोटल मूर्तियां उस पत्थर पर उकेरी गई हैं, इसलिए इसे मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं और भारत की मूर्तिकला का अजायब घर कहते हैं। इसे मूर्तिकला का क्या कहते हैं? मूर्तिकला का शब्द कोश कहते हैं। और इसे भारतीय मूर्तिकला का क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है। ये कई शब्द इसके साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर कीर्ति स्तंभ भी 2 है, इसका वास्तुकार तो कौन है? जेता, पुंजा, नापा जो है। लेकिन दूसरा कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिल का है। दूसरा कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है भाई? 7 मंजिल का है। और 7 मंजिल 75 फुट का है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। इसका निर्माण किसने करवाया? जीजाक ने करवाया था। यानी दूसरा जो कीर्ति स्तंभ है 12वीं सदी में बना हुआ है, वो दूसरा कीर्ति स्तंभ जो 12वीं सदी का है वो 7 मंजिल का है। कितने फुट का? 75 फुट का। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। बनाया किसने था? जैन व्यापारी थे, ओसवाल जाति के जीजाक थे। जीजा जिसका नाम लिखा होता उसने इसका निर्माण करवाया। ये अलग चीज है जो जैन धर्म में एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था, कीर्ति स्तंभ। इसका नाम कहीं भी लिखा होगा, वो कहाँ है, क्या लिखा होगा? कीर्ति स्तंभ। लेकिन ये मूल रूप से इसका नाम क्या लिखा होगा? विजय स्तंभ लिखा हुआ होगा, जिसका निर्माण यानी कि 1440 ईस्वी से लेकर 48 के बीच में निर्माण करवाया था। इसका निर्माण एक धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है, जबकि इसका निर्माण किस कारण हुआ है? इसका निर्माण महाराणा कुंभा की पहली विजय थी, सारंगपुर विजय, उस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया है। इस किले को सर्वाधिक साकों वाला किला कहते हैं। इस किले को क्या कहते हैं? सर्वाधिक साकों वाला किला कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक साके कैसे हुए? जैसे अगस्त सन 1303 किसका हुआ? रतन सिंह व रानी पद्मावती। पद्मावती थी, वो थी यहां पर। और आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक के था वो आक्रांता था। दूसरा कब हुआ? 1534 में। रानी कौन है? कर्णावती, या यहाँ मैं भी लिखा हुआ मिलता है कर्णावती या कर्मावती। और राजा तो थे नहीं, राणा सांगा वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर सैनिक कौन थे? बाघ सिंह रावत। और यहाँ आक्रांता कौन थे? बहादुर शाह, जो कहाँ के राजा थे? गुजरात के। तीसरी बार यहाँ पर हुआ था 1568 में। यहाँ पर जो थी रानी कौन थी? फूल कंवर। फूल कंवर रानी थी। सेनापति कौन थे? फत्ता सिसोदिया। फसा सिसोदिया थे। आक्रांता कौन थे? अकबर थे। ये 3 साके हुए। एक बच्चों में आपके साथ और बात बयां करूं कि साका किसे कहते हैं। देखो, साका 2 चीजों से बना हुआ है, एक है केसरिया और एक बना हुआ है जौहर। केसरिया कैसे कहते हैं? जब एक राजपूत योद्धा युद्ध भूमि में पीले रंग की पगड़ी धारण करके जब वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसको केसरिया कहते हैं। और पीछे से उसकी रानियां जल या अग्नि कुंड में अपनी आहुति दे देती है अपनी सतीत्व की आन को बचाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। एक बात और बता दूं मैं कि इसके अंतर्गत रतन सिंह की पत्नी पद्मावती ने तो किया था जौहर और इन्होंने किया था साका। और रतन सिंह पर एक पत्नी सती हुई थी, उसका नाम क्या था? नागवती। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये बातें यानी कि इस पर सर्वाधिक किलों के बारे में इस पर लिखा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला एक ऐतिहासिक किला है। इसके आगे की डिटेलों के बारे में हम कल अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं सभी मेरे जुड़े हुए अजीज मित्रों, छात्रों और सभी का बहुत साधुवाद देता हूं। अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल से संबंधित आगामी जो वीडियो जो अगर आपको देखने हो तो मेरा स्वयं का जो यानी कि चैनल है, जिसको आप अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट, और आपके संस्थान के पॉइंट के ऊपर आप बाकी वीडियो जो है वो पढ़ सकते हैं। मेरे साथी जो हरिराम जी है जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो उनके साथ भी मैं बिलोंग रूप से स्टडी करवा रहा हूं। तो आप यानी नियमित रूप से जुड़े रहें,
इस लगन के साथ बढ़ते रहें। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि पानी और पसीने में बहुत फ़र्क होता है, पत्थर और नगीने में बहुत फ़र्क होता है। एक मेहनत करके जीवन बनाना और मुर्दाहों की तरह जीवन बनाना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसके साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। श्याम इंस्टीट्यूट के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीम की ओर से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की सुरक्षा की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए हम आपसे विदा हो रहे हैं।